एक्सटर्नल ओब्लीक मसल ऑफ द एब्डोमेन नंबर 3। ये 3 मसल जो है वो इसकी बेस के ऊपर है और इसकी टेल जो है वो एक्सटेंड करती हुई एक्सिला में जा रही है। और अगर हम ब्रेस्ट को और पेक्टोरस मेजर के दरमियान एक पोर्शन है, दिस इज लूज एरियोलर टिश्यू, दिस इज कॉल्ड रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मेमोरी स्पेस में लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं ब्रेस्ट के पीछे और पेक्टोरस मेजर मसल के आगे। ये दरमियान वाली जगह जो है, दिस कंटेन्स लूज एरियोलर टिश्यू एंड इट इज कॉल्ड रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो का मतलब होता है पीछे और मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है ब्रेस्ट। रेट्रो मेमोरी का मतलब है ब्रेस्ट से पीछे, पोस्टीरियर टू द ब्रेस्ट। ये पोर्शन जो है वो लूज एरियोलर टिश्यू का होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट हमारे मसल्स के ऊपर फ्रीली मोबाइल होती है, फ्रीली मोबाइल होती है इस स्पेस की वजह से। और इस स्पेस की एक और सिग्निफिकेंस भी है कि अगर हम ब्रेस्ट के इम्प्लांट हमने कहीं रखना हो ब्रेस्ट को ऑगमेंट करने के लिए, तो ये जगह जो है रेट्रो मेमोरी प्लेस जो है, यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन के तौर पे इम्प्लांट यूज करने के लिए ये जगह इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि यहाँ पे लूज एरियोलर टिश्यू होता है जिसकी ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होती और इम्प्लांट जो होता है वो ऐसे टिश्यू से बनाया जाता है जो कि बॉडी एक्सेप्ट कर ले और इसके खिलाफ रिएक्ट ना करे, तो ये यहाँ पे उसको इम्प्लांट के तौर पर हम यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं जो ब्रेस्ट की स्किन है। ब्रेस्ट की स्किन है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट की एक बॉडी है और एक टेल है। बॉडी जो है ये है और इसकी टेल ये है। टेल को हम ये भी कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ फेंस, और वैसे सिंपल इसको एक्सिलरी टेल भी कहते हैं और एक्सिलरी टेल ऑफ फेंस भी कहते हैं। इट इज पासिंग थ्रू द डीप फेशिया, और ये डीप फेशिया से जो फोरामेन बनता है, जिस फोरामेन इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ लैंगर। फोरामेन ऑफ लैंगर, इसका नाम आपको याद रखना है। The axillary tail is the extension of the upper little quadrant of the breast, which passes through the foramen Langer, and this tail is called tail of Spence, and it is going to the axilla. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। और अगर हम ब्रेस्ट को इंटीरियरली स्किन को एग्जामिन करें तो इसके बिल्कुल सेंटर वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड निपल। निपल इज फॉर्म बाय द स्मूथ मसल्स, सर्कुलर एंड रेडियल स्मूथ मसल्स। दो किस्म के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल, दो किस्म के मसल्स होते हैं। और निपल जो होती है इसके ऊपर सारी जो डक्ट्स होती हैं ब्रेस्ट की, वो इसके ऊपर ओपन होती हैं। सारी लोब्स जो हैं वो अपनी डक्ट्स के जरिए, निपल के जरिए ओपन होती हैं। और निपल के इर्द गिर्द एक एरिया होता है, हाइपर पिगमेंटेड एरिया होता है, इसको हम एरियोला कहते हैं। और एरियोला के ऊपर स्पेशियस ग्लैंड्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं जो ऑयली होते हैं। और निपल और एरियोला जो है उसके ऊपर हेयर्स नहीं होते, हेयर फ्री एरिया होता है ये, इसके ऊपर हेयर ग्रो नहीं करते। तो स्किन की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनमें निपल, एरियोला, एक्सिलरी टेल और फोरामेन ऑफ लैंगर, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जो एरियोला है उसके ऊपर स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो स्पेशियस ग्लैंड्स हैं ये खासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान काफी प्रोमिनेंट होकर ट्यूबरकल बना देते हैं। इनको हम कहते हैं मेंटगुमरी ट्यूबरकल्स। ये जो ट्यूबरकल होते हैं ये स्पेशियस ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी की वजह से बनते हैं, और स्पेशियस ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होती है वो आयली होती है। और ये इट प्रिवेंट्स अवर स्किन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन एंड प्रिवेंट द निपल फ्रॉम क्रैकिंग। और खासतौर पर बच्चे के लिए ये स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है ब्रेस्ट को। और यहाँ पर आयली इन्वायरमेंट होने की वजह से निपल क्रैक नहीं होता। तो ये प्रेगनेंसी में जो एरियोला के ऊपर छोटे छोटे ट्यूबरकल बन जाते हैं उनको हम मेंटगुमरी ट्यूबरकल कहते हैं, और ये हाइपरट्रॉफी स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रही है बेटा? आवाज आ रही है मेरी, समझ आ रही है सबको? यस सर। जी सर। जी जी, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो दरमियान में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? ओके सर। अच्छा, अब हम ये करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। हमने स्किन देखी थी, स्किन के ऊपर निपल है, एरियोला है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है? आमना रजा आप बताएं, स्ट्रोमा और पेरेन्काइमा में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोमा एंड पेरेन्काइमा? सर स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हाँ जी। और पेरेन्काइमा में लाइक
पैरेन्काइमा में जो सेक्रेटरी पोर्शन होता है ब्रेस्ट का, उसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। यानी कि ब्रेस्ट का वो पोर्शन जिसने काम करना है, मिल्क प्रोड्यूस करना है, उसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। और जो ब्रेस्ट का वो पोर्शन जो ब्रेस्ट को इन शेप रखता है और सपोर्ट करता है, उसको हम स्टोमा कहते हैं। वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। जो फंक्शनिंग पोर्शन है ब्रेस्ट का, उसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। अवेश शौकत, आप बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड स्टोमा। अवेश शौकत, हफ्सा सईद। यस सर। हाँ जी, हफ्सा सईद, आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड स्टोमा। सर मैं बताऊं या वैस बताएं? बताएं बताएं, आप बताएं। सर जो स्ट्रोमा होता है वो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कॉपर होता है। जो पैरेन्काइमा होता है वो लोब्स होती हैं जहां से लैक्टेशन होती है। शाबाश शाबाश। ये जो स्टोमा होता है, इसके अंदर जो है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू के लिगामेंट्स होते हैं, जिनको लिगामेंट्स ऑफ कूपर्स कहते हैं। और ये लिगामेंट जो है वो हमारी ब्रेस्ट जो होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको शेप देते हैं ब्रेस्ट को। और ये जो लोब्स हैं, नंबर 1 2 3 4, ये 15 to 20 लोब्स होती हैं हर ब्रेस्ट में। ये लोब्स जो है ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। और इनकी जो है आगे डक्ट है, डक्ट के साथ, डक्ट ओपन होने से पहले यहाँ पर एक साइनस होता है जिसको लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं। और यहाँ पर इस डक्ट को कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और ये सारी जो है वो निप्पल के साथ ओपन हो रही होती हैं। ये इनको हम सारे पोर्शन को पैरेन्काइमा कहते हैं। अब आगे देखते हैं, जो ये लोब्स हैं, लोब्स के अंदर लोब्यूल्स होती हैं, लोब्यूल्स। और लोब्यूल्स के अंदर छोटे छोटे एसिनाई होते हैं। एसिनाई को एल्विलाई भी कहते हैं। और मतलब उनको सेक्रेटरी पोर्शन जो होते हैं ना छोटे छोटे, उनको हम कहते हैं एसिनाई। एसिनाई, बहुत सारे एसिनाई मिलकर लोब्यूल बनाते हैं और बहुत सारे लोब्यूल्स मिलकर एक लोब बना देते हैं। और ये सारी लोब और लोब्यूल्स की जितनी भी स्पीशीज हैं फ्रॉम एसिनाई, वो डक्ट के जरिए हमारे निप्पल के पास आके एक्सक्रीट हो जाती हैं। और ये जो ब्रेस्ट को सपोर्ट देने के लिए जो लिगामेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड लिगामेंट्स ऑफ कूपर। और जो पेट्रोल्स मेजर के ऊपर फेशिया है, उसको क्या कहते हैं? जो फेशिया डी फेशिया होता है, पेट्रोल्स मेजर के ऊपर फेशिया होता है, उसको क्या कहते हैं? पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया और ब्रेस्ट के दरमियान में एक जगह होती है खाली, जिसको लूज एल्यूलर टिश्यू होते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं? हाँ जी, रेट्रो मेमोरी स्पेस। हाँ, रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मेमोरी स्पेस। अगर मैं ये कह दूं कि ये जितने भी हमारे ग्रेप्स हमें नजर आ रहे हैं, तो ये सारे ग्रेप जो है ये लोब्स हैं। ये रेड ग्रेप एक लोब है, ये येलो एक है, ये ब्लू एक है, ये लोब्स हैं। और इसके साथ जो ये डंडियां लगी हुई हैं, दीज आर द डक्ट्स। और ये जो अलग-अलग ग्रेप्स हैं, एक एक ग्रेप को अगर हम देखें, दीज आर द लोब्यूल्स। और अगर हम इन लोब्यूल्स को कट करें तो इनके दरमियान में छोटे छोटे एसिनस होते हैं, जिनको एल्वियोलस भी कहते हैं, साइनस भी कहते हैं, जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होती है। तो बेसिकली इस डायग्राम को गौर से देखें। इसमें जो सबसे बड़ी है, दिस वन इज द लोब। हर लोब की एक लैक्टिफेरस डक्ट है, फिर लैक्टिफेरस साइनस है, और ये निप्पल के पास आके ओपन हो रही है। और हर लोब के अंदर ये छोटे छोटे जो हैं, दीज आर द लोब्यूल्स। और इन लोब्यूल्स के अंदर ये जो मजीद छोटे छोटे बुलबुले से आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द साइनसेस। दीज आर द साइनसेस। इन साइनसेस के अंदर जो है वो मिल्क प्रोडक्शन होती है। फिर उसके बाद लोब्यूल के जरिए ये डक्ट्स में आ जाती है, और डक्ट्स के जरिए लैक्टिफेरस साइनस में आ जाती है, और वहां से निप्पल में ये सेक्रीट होती है। तो दिस इज द लोब, लोब्यूल, एंड देन साइनस, लैक्टिफेरस साइनस, एंड देन एक्सक्रीशन। तो इसके अगर स्ट्रक्चर को मजीद हम बड़ा करके देखें तो ये इस तरह पे हमें नजर आएगा। ये देखें, दिस वन इज द निप्पल, दिस वन इज द लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से अगर प्रॉक्सिमल डिस्टल हम जाएं तो दैट इज लैक्टिफेरस साइनस। साइनस के पीछे जो सारी डक्ट्स हैं, और डक्ट्स के साथ दीज आर द लोब्यूल्स। और लोब्यूल्स के अंदर जो छोटे छोटे बबल्स हैं, दीज आर द एसिनाई। द मिल्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द एसिनाई and it is coming in the ducts,
और ये जो बाकी खाली जगह बची हुई है दैट इज द फैट, दैट इज फिल्ड विद द फैट। So this is the basic structure of the breast. तो breast का स्ट्रक्चर जब भी आप डिस्कस करेंगे तो आपने दो चीजें उसमें डिस्कस करनी है, एक तो पैरेन्काइमा और दूसरा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का लफ्ज जब आएगा तो उसमें आएगा सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर, ये वाले लिगामेंट्स ऑफ कूपर, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। और जो पैरेन्काइमा का जब बात आएगी तो उसमें लोब्स, लोब्यूल्स, एसिनस और डक्स, इनका जिक्र होगा। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ आ गई है ब्रेस्ट के बारे में? यस सर। अब हमने Yes, क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? ब्रेस्ट कौन से टाइप का ग्लैंड है? एक्सोक्राइन, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, इट इज कंपाउंड ट्यूबो-एल्वियोलर टाइप, इट इज प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया जस्ट बिलो द स्किन। ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज, इसकी एक्सटेंट क्या है? इट एक्सटेंड फ्रॉम द सेकंड रिब टू द सिक्स्थ रिब वर्टिकली एंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन हॉरिजेंटली। उसके बाद ब्रेस्ट की एक बॉडी है और एक इसकी टेल है। बॉडी के ऊपर निप्पल और एरियोला है और जो टेल है उसको हम ये कहते हैं कि वो एक लिगामेंट फोरामेन में से गुजरती है और वो एक्सिला के अंदर चली जाती है। दैट इज प्रेजेंट इन द डीप फेशिया। फोरामेन, इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। फोरामेन ऑफ लैंगर में से गुजर के ये एक्सिला में चली जाती है। तो ये होगी ब्रेस्ट की डेफिनेशन। उसके बाद हमने ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देखा कि इसके स्ट्रोमा है, पैरेन्काइमा है। स्ट्रोमा के अंदर हमने लिखा है, पढ़ा है सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर, और पैरेन्काइमा में हमने पढ़ा है लोब्स, लोब्यूल्स, एसिनाई एंड डक्ट्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है बेटा? जी सर। ये आपने ब्रेस्ट के बारे में पढ़ना भी है अपनी BD 84 से, बहुत इजी लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट। ये ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई क्या होनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? फातिमा आप बताएं, ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई कहाँ से आनी चाहिए? वैसे सोच के बता दें। सर सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रेस्ट की जो एरिया है बेटा, वो देखो कहाँ, कौन सा एरिया है? पेक्टोरल एरिया है ना। तो पेक्टोरल एरिया में पेक्टोरस मेजर मसल और ये जो सर्कस इंटीरियर मसल्स हैं, इनकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है सबकी? एक्सिलरी आर्टरी की थोरेसिक ब्रांच। तो इसकी जो ब्रांच है वो, इसकी जो सप्लाई है वो आती है एक्सिलरी आर्टरी से। ठीक है, एक तो एक्सिलरी आर्टरी से आती है। दूसरा ये होता है हमारा ये जो एरो है ना, मेरा जो कर्सर है इसको जरा गौर से देखें। ये जब एक्सिलरी आर्टरी बनने से पहले जो आर्टरी होती है उसको क्या कहते हैं? सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी की एक ब्रांच होती है, लंबी सारी एक ब्रांच होती है जो थोरैक्स के अंदर रहती है, बाहर नहीं आती। ये रिब्स से डीप होती है, इंटरकोस्ट। इसको कहते हैं इंटरकोस्टल। Internal thoracic artery. इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। तो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की कुछ परफोरेटिंग ब्रांचेस होती हैं जो ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सबक्लेवियन आर्टरी भी ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई में पार्टिसिपेट कर रही है। पहले तो हमने एक्सिलरी आर्टरी कह दिया जो कि मेन है, ठीक है ना। इसके अलावा सबक्लेवियन आर्टरी की एक ब्रांच है जिसको हम इंटरनल थोरैसिक आर्टरी कहते हैं। इसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं जो कि ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके अलावा और कहां से आती है ब्लड सप्लाई? हमने इंटरकास्टल स्पेसेस पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? इंटरकास्टल स्पेसेस वो तो आपने नहीं पढ़ी होंगी क्योंकि थोरैक्स के साथ आती हैं। एक रिब और दूसरी रिब के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं इंटरकास्टल स्पेस। उसके अंदर बहुत सारे मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनर मोस्ट, वो उनकी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन जो दोनों रिब्स के दरमियान में कुछ वेसल्स होती हैं उनको कहते हैं इंटरकास्टल वेसल्स। तो इंटरकास्टल वेसल्स भी जो हैं वो ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो कौन कौन सी मेन जगहों से ब्लड सप्लाई होता है?
सबक्लीवियन आर्टरी की इंटरनल थोरेसिक Axillary आर्टरी ब्रांच artery. से, उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी की सेकंड पार्ट की दो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, वो कौन कौन सी हैं? चलें, अब मैं आपको अगर याद नहीं आ रही तो ये देख लें। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि ब्रांच है सबक्लीवियन आर्टरी की, उसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस आ रही हैं, ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही हैं। फिर उसके बाद लेटरल थोरेसिक और थ्रैकोक्रोमियल ब्रांचेस, ये दो ब्रांचेस जो है ना, लेटरल थोरेसिक और थ्रैकोक्रोमियोथोरेसिक ब्रांच, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ये भी ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही हैं। फिर उसके बाद पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल और एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, ये तीन सोर्सेज हैं ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई के। कौन कौन से? internal thoracic artery, which is the branch of the subclavian artery. Then is the acromiothoracic and lateral thoracic arteries, which is the branch of the second part of the axillary artery. फिर आ जाती हैं anterior intercostal arteries और posterior intercostal arteries. तो ये सारी मिलके ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। ये आप में से कोई बंदा रिवाइज कर दे इसको, ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट को। हादिया इरम, आप बता दो बेटा। जी जी बताओ, ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई जल्दी जल्दी बता दें। Arterial supply of the medial aspect of the breast is via the internal thoracic artery, a branch of the subclavian artery. The lateral part of the breast receives blood from the four vessels, lateral thoracic and the thoracoacromial branches originate from axillary artery. Lateral mammary branches originate from the posterior intercostal arteries. Mammary branch originate from the anterior intercostal artery. The veins of the breast correspond with the arteries draining into the axillary and internal thoracic veins. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ब्लड सप्लाई है, खासतौर पे जो आर्टीरियल सप्लाई है, वो एक्सिलरी आर्टरी की जो सेकंड पार्ट है, इसकी जो दो ब्रांचेस हैं, येलो कलर की आपको लेबल करके दिखाई गई हैं, एक्रोमियोथोरेसिक या थ्रैकोक्रोमियल ब्रांच और लेटरल थोरेसिक, ये दोनों ब्रांचेस ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। और जो अंदर सबक्लेवियन आर्टरी की इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, उसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं, उनकी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये दिखाने के लिए ये जो एक्सिलरी आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, उन्हें दिखाने के लिए ये डायग्राम दिखाइए। ये तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों सोर्सेज हैं, सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी और इंटरकॉस्टल आर्टरीज। अच्छा, अब आगे वाला क्वेश्चन मेरा ये है आप सब लोगों से, आप भी सोचें कि क्योंकि ये तीनों सोर्सेज हैं ब्लड सप्लाई के हमारी ब्रेस्ट के लिए, तो इन तीनों जगह पे ही लिम्फ नोड्स में इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जाती है ब्रेस्ट की। ये हम आगे देखेंगे जब हम इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की तरफ। अभी हमने आर्टेरियल सप्लाई देखी है, अब हमने देखना है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज में जो मेन लिम्फेटिक ड्रेनेज है, 75% ऑफ द लिम्फ ड्रेनेज इट गोज टू द एक्सिलरी नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आप लोगों ने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी? एक्सिला में लिम्फ नोड के कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? जब हमने एक्सिला पढ़ी थी तो उस वक्त आपने ये पढ़ा था कि लिम्फ नोड्स कौन कौन सी होती हैं एक्सिला में? एंटीरियर ग्रुप होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, एपिकल, सेंट्रल, इंफ्राक्लेविकुलर, ये सारे ग्रुप्स होते हैं। ये अभी हम देख लेते हैं। आपने ये देखना है कि 75% ऑफ द ब्रेस्ट जो है इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जाती है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, 20% जो है वो जाती है पैरास्टर्नल नोड्स में। पैरास्टर्नल नोड्स कहाँ पे होती हैं? These are present along the sternum, और खासतौर पे ये इनर साइड पे होती हैं, स्टर्नम के इनर साइड पे, जहाँ पे हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जहाँ से गुजरती है, वहाँ के साथ साथ ये लिम्फ नोड्स होती हैं। और 5% जो है वो लिम्फ जाता है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स।
पोस्टीरियर इंटरकास्टल नोड्स का मतलब होता है कि ये वाली लिम्फ नोड्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट विद द पोस्टीरियर इंटरकास्टल वेसल्स। तो जहां जहां से तकरीबन ब्लड सप्लाई आ रही होती है वहां पे ही इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जा रही है ब्रेस्ट की। अब मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें कौन कौन सी चीजें दिखाई गई हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये जो कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ है, बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, फिर आगे पोस्टीरियर इंटरकास्टल नोड्स, और फिर आगे इंटरनल मेमोरी नोड्स। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ नोड्स इन विच द लिम्फ ऑफ द ब्रेस्ट इज गोइंग। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? हादिया इरम आप बताएं, ये ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी? Yes, sir. हम जो लिम्फेटिक ड्रेनेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ब्रेस्ट की, तो इसकी क्या वजह है, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हमें लिम्फेटिक ड्रेनेज का पता होना चाहिए, ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज कि ये कौन कौन से लिम्फ नोड्स में लिम्फ जाता है यहाँ से। जी शबाना फारूक आप बताएं, इसकी वजह ये होती है कि अगर ब्रेस्ट का कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो उसकी जो मेटास्टेटिक स्प्रेड है वो इन लिम्फ नोड्स में चली जाती है। तो अगर किसी को ब्रेस्ट में लंप है, ट्यूमर है, हमने एग्जामिन किया है और हमें सस्पिशन है कि वेरी हार्ड है, फिक्स्ड है, एडहेरेंट है, मैलिग्नेंट लग रहा है, तो हम फौरी तौर पर एक्जिला को एग्जामिन करते हैं। एक्जिला को देखते हैं कि वहाँ की लिम्फ नोड्स हमें पैल्पेट तो नहीं हो रही। अगर लिम्फ नोड्स वहाँ पे हमें फील हो रही हो, हमारी उंगलियों के साथ हम उसको पैल्पेट करने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो ब्रेस्ट का ट्यूमर है ये लिम्फ नोड में स्प्रेड हो गया है। बाद में हम उसे बायोप्सी करके या उसको रिमूव करके लेबोरेटरी के थ्रू चेक करते हैं देखने के लिए कि उसके अंदर मैलिग्नेंट सेल्स हैं या नहीं है, लेकिन हमें ये अंदाजा हो जाता है कि ब्रेस्ट की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है क्योंकि वो जिला में जा रही है, इसलिए वेन एवर वी एग्जामिन द ब्रेस्ट, इट्स एग्जामिनेशन इज नॉट कंप्लीट टिल वी एग्जामिन द एक्जिला आल्सो। हम ये कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम एक्जिला को एग्जामिन न कर लें। उसकी वजह ये होती है कि ब्रेस्ट की जो लिम्फ नोड्स हैं वो तकरीबन एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में 75% जो है वो लिम्फ जो है वो ब्रेस्ट का वहाँ पे जा रहा है, तो उसको हमने देखना जरूर होता है क्या उनमें से कोई लिम्फ नोड्स इनलार्ज तो नहीं है। ठीक है, आपको बात समझ आई है? जी सर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हमारी जो है ना लिम्फ नोड्स एक्जिला की वो रह गई थी। हमारी लिम्फ नोड जो हैं उनके काफी सारे ग्रुप्स हैं। ये इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, एंटीरियर ग्रुप, पोस्टीरियर ग्रुप, लेटरल ग्रुप, सेंट्रल और एपिकल, ये वाले डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसमें जो एंटीरियर ग्रुप है इट इज, ये जो एंटीरियर ग्रुप है इट लाइज अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेट्रोस माइनर, और ये ब्रेस्ट को और जो स्किन होती है एब्डोमेन की उसको टिल द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस, ये लिम्फ हमारा जो लिम्फ है वो इसमें आता है। ये ब्रेस्ट से भी लिम्फ रिसीव करते हैं एंटीरियर ग्रुप जो है, और ये हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से टिल द लेवल ऑफ अम्बिलिकस यहाँ तक हमारा लिम्फ इसमें आता है। ये एंटीरियर ग्रुप है विच इज प्रेजेंट अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेट्रोस माइनर। इसके बाद पोस्टीरियर ग्रुप आता है जिसको सबस्कैपुलर ग्रुप भी कहते हैं। दिस इज प्रेजेंट ऑन द सबस्कैपुलरस मसल और इट रिसीव द लिम्फ फ्रॉम द बैक ऑफ द बॉडी टिल द इलियक क्रेस्ट। और फिर आता है लेटरल ग्रुप विच लाइज अलोंग द मिडिल बॉर्डर ऑफ द एक्सिलरी वेन। उसके बाद इन सारे ग्रुप्स में से जो लिम्फ है वो सेंट्रल ग्रुप में चला जाता है। ये तीनों ग्रुप जो हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, इन तीनों ग्रुप्स में से जो है वो सेंट्रल ग्रुप में चला जाता है। सेंट्रल ग्रुप के बाद ये इंफ्राक्लेविकुलर जो लिम्फ नोड्स हैं दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द डेल्टाइड मसल और पेक्टोरल मेजर मसल। एक ग्रूव होता है, डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव होता है। इस मसल की जो लिम्फ नोड्स होती हैं ये लेटरल साइड ऑफ द हैंड, फोर आर्म और आर्म से सारा लिम्फ ड्रेन करते हैं। और जो एपिकल ग्रुप है दिस इज प्रेजेंट इन द एपेक्स ऑफ द एक्सिला lateral to the first rib and these receive the lymphatics from all of the axillary lymph nodes। ये फाइनल lymph nodes हैं एक्सिला में जो कि जहाँ पे सारा lymphatic ड्रेनेज होती है।
तो लिम्फ नोड्स किस तरह की होती हैं बेटा? राफिया खान आप बताएं, लिम्फ नोड्स किस तरह की होती हैं? आपने लिम्फ नोड्स देखी हैं या आप क्या समझते हैं कि लिम्फ नोड्स किस तरह की होती होंगी? आपका क्या ख्याल है? जी आपको समझ आई है कुछ बात? जी सर। लिम्फ नोड जो होती हैं ये बीन शेप होती हैं, जैसे हमारी बीन नहीं होती, वाइट बीन जो हम पकाते हैं, जो जी सर। बीन शेप होती है, छोटी छोटी बीन शेप, तो वैसे ये पैल्पेबल नहीं होती। अगर ये लार्ज ना हुई हो तो हमें, अगर हम फिंगर के साथ फील करना चाहें तो ये हमें फील नहीं होती। आप खुद अपनी एक्जिला को अच्छी तरह मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर साइड से अगर अंदर तक फील करके देखें तो आपको कोई गिल्टी या कोई स्वेलिंग कहीं भी फील नहीं होगी। लेकिन अगर ये इनलार्ज हो किसी वजह से तो फिर आप इनको फील कर सकते हैं। आपने बच्चों में अक्सर देखा होगा कि गले के ऊपर, मैंडिबल के नीचे, अगर उनके अंदर गला खराब हो, यानी टॉन्सिलाइटिस हो, फिरिंजाइटिस हो, तो बाहर वाले गिल्टियां भी बन जाती हैं, उनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। आपने कभी देखा है छोटे छोटे बच्चों में बारीक बारीक लिम्फ नोड्स बन जाती हैं, छोटी छोटी स्वेलिंग्स बन जाती हैं? दीज आर जी कॉल्ड सर। इनलार्ज लिम्फ नोड्स। और ये लिम्फ नोड्स क्यों इनलार्ज होती हैं? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन या ड्यू टू मैलिग्नेंसी। अगर लिम्फ नोड्स में मैलिग्नेंट सेल्स आ जाए उसकी वजह से भी ये इनलार्ज हो जाती है। तो ब्रेस्ट को हमने जब भी एग्जामिन करना है, कोई लंप हो अगर ब्रेस्ट में, तो हमने एक्जिला को जरूर एग्जामिन करना है, देखने के लिए कि मीडियल, लेटरल या एंटीरियर ग्रुप के अंदर कोई लिम्फ नोड्स तो लार्ज नहीं है, या कोई एपिकल लिम्फ नोड्स जो है उनको भी देखा जा सकता है प्रेस करके दूर तक उंगलियों को ले जाके। एक्जिला को अच्छी तरह आपने तलाश करना है कि वहाँ पे कोई लिम्फ नोड पैल्पेबल तो नहीं है। तो वहाँ पे आप अंदाजा ये हो जाता है कि आपका जो हमारा जो लंप ब्रेस्ट है, इसकी जो सेकेंडरीज हैं वो उसमें हैं या नहीं है, यानी उसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुई हैं या नहीं हुई।